किंगडम फंजाई यानी प्लांट किंगडम। चैप्टर 3 इज अबाउट प्लांट किंगडम। तो इस प्लांट किंगडम में हमें पढ़ना है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर प्लांट्स एंड मोस्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मल्टी सेल्युलर प्लांट्स के बारे में, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि क्या है, मल्टी सेल्युलर होंगे, ज्यादातर मल्टी सेल्युलर होते हैं। ओके, उसके बाद हमें एक और चीज कि प्लांट किंगडम में सारे के सारे कैसे प्लांट्स हैं? यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, कैसे प्लांट्स हैं? यूकैरियोटिक। मोर ओवर जो हमारे यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं, तो हम उसके बारे में और क्या जानते हैं कि भाई उनकी सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। ठीक है, किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है सेल। ठीक है, अच्छा। और इससे रिलेटेड के प्लांट किंगडम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन और क्या होती है जो हमें पता होनी चाहिए? वेल, प्लांट किंगडम के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है सर हाँ जी बेटा। सर प्लांट किंगडम में ज्यादातर मल्टी सेलुलर है। हाँ, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी, ज्यादातर मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर तो केवल कुछ कुछ एल्गी ही हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, बाकी सारे के सारे मल्टी सेलुलर। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि यूकैरियोटिक है, इसमें सेल वॉल्स इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है ना, ये सब चीजें के बारे में। ठीक है, अब लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्टली प्लांट किंगडम स्टार्ट नहीं कर रखा, तो क्या स्टार्ट कर रखा है? एनसीईआरटी पहले हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करती है। तो क्लासिफिकेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बिल्कुल हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन एनसीईआरटी किसी और चीज के बारे में इशारा करती है। किस बारे में? कि जो क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स का हुआ है वो किस तरीके से हुआ है ना, तो उसके बारे में। तो इन्होंने कहा, एनसीईआरटी बोलती है कि आर्टिफिशियल सिस्टम था एक, जिसमें हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करा, फिर एक नेचुरल सिस्टम था जिसमें हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करा, और सबसे लास्ट में एक आया फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये तीन सिस्टम्स थे क्लासिफिकेशन के जो यूज हुए हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट हम यूज करते हैं दैट इज फाइलोजेनेटिक। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज द अर्लीएस्ट। अर्लीएस्ट मतलब सबसे पहले था। ओके, तो ये सबसे पहले था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सबसे पहले वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये हमारा किस चीज पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी। किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और साथ ही साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था पूरी तरीके से। जैसे कि आप एक आइडिया लगा सकते हो, लाइक हैबिट, कलर, है ना, नंबर, शेप, साइज, इन सब चीजों पे ज्यादा बेस था, जो कि एक्सटर्नल देखने पे हमें पता लग जाती है। ठीक है, तो ये दिया किसने था? ये लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने, यूएस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये वाला सिस्टम दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसने कहा कि भाई ये मॉर्फोलॉजी पे या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेजेस, या फिर आप कह सकते हो इनकी कमियां, है ना। तो इनकी कमियां क्या? तो ड्रॉबैक्स क्या थे कि इसने क्या करा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि इट्स सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। कैसे करा था वो आगे आ जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ कि लीनियस का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इसमें क्या करा इन्होंने कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन था, अब आपको पता है वेजिटेटिव में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमीट्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, उन्होंने कहा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि हम इसका अपोजिट करते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव बात एक ही है, तो इस वजह से तो इनका सिस्टम जो था वो बिल्कुल ही
जो है रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने। ठीक है, उसके बाद यानी कि लीनियस के सिस्टम के बाद, आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद आया नेचुरल सिस्टम। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ज्यादा एडवांस्ड कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। एटलीस्ट कुछ एडवांस कैरेक्टर्स तो थे। किससे ज्यादा एडवांस्ड? आर्टिफिशियल सिस्टम से तो ज्यादा एडवांस थे, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम से कैसे एडवांस था ये भी तो पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। ये एक टर्म यूज करा है हमारी एनसीईआरटी ने। तो नेचुरल एफिनिटीज का मतलब क्या है? नेचुरली जो भी कैरेक्टर्स या नेचुरली जो भी चीजें प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, हमने उसको कंसिडर करा, हर चीज को कंसिडर करा नेचुरली जो भी प्रेजेंट थी। अब उसके अंदर हमने केवल और केवल मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड नहीं करा, तो हमने मॉर्फोलॉजी को तो इंक्लूड करा ही, साथ साथ हमने और क्या करा, एनाटॉमी को भी इंक्लूड करा। एनाटॉमी मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करके स्टडी करें। ठीक है, फिर हमने उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन सेल, सेल के लेवल पे हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा कि इसका ऐसा सेल है, इसका ऐसा सेल है ना, इस सेल में ये चीज प्रेजेंट है, ये वाला सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, वो सब चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजी। देखो, एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब तो जानते हो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक टर्म फाइटोकेमिस्ट्री। ये फाइटोकेमिस्ट्री पे भी बेस्ड था। भी फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? फाइटोकेमिस्ट्री इज जनरली, ये हमारा प्लांट से रिलेटेड होता है, जिसमें हम पिगमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं। किससे? पिगमेंट से रिलेटेड, जैसे क्लोरोफिल, ए बी सी डी, डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, और अल्टीमेटली हमें पता है पिगमेंट किससे रिलेट करेगा? अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं कि इट इज रिलेटेड, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए, मॉर्फोलॉजी भी हो गया, एनाटॉमी भी हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, तो इन सब कैरेक्टर्स पे तो ये थोड़ा ज्यादा एडवांस था। सर इन नेचुरल ऑफिनाइट्स क्या है? कौन सा बेटा? ये फर्स्ट वाला पॉइंट नेचुरल एफिनिटी। सर। ओके, अभी बताता हूँ। ये जो प्रपोज किया था, इसके बाद बताता हूँ। ये प्रपोज किया था बैंथम एंड हुकर, जोसेफ हुकर नाम है उनका, बैंथम एंड जोसेफ हुकर। तो उसमें हम बैंथम एंड हुकर बोल देते हैं कि बैंथम और हुकर दे प्रपोज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक लास्ट नेम को हम ज्यादा प्रेफर देते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किसने प्रपोज किया था, तो बैंथम एंड हुकर ने। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल एफिनिटीज की, कि नेचुरल एफिनिटीज क्या होती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिनिटी क्या होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने की। चलो मैं बता देता हूँ। नेचुरल एफिनिटी का ये मतलब होता है कि कोई भी पर्सन कहाँ पर रह रहा है, किस चीज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, क्या चीज वो खाता है, क्या चीज वो नहीं करता, तो नेचुरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लायन की बात करें, तो लायन नॉन वेजिटेरियन है, राइट? इट्स अ नॉन वेजिटेरियन, और वो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने का एक, किल करना ही अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को, सो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो कैसा रोल प्ले करता है? वो प्रेडेटर बनता है। वो पैरासाइट बन के भी एक बार को किल कर सकता है, बहुत ज्यादा पैरासिटिक या कोई एंटीबायोटिक सिक्रीट कर दे या फिर कुछ और काम कर दे जिससे उसका जो प्रे है वो मर जाए, लेकिन वो स्पेशली चूज करता है अपने शिकार के पीछे दौड़ के उसे मार के खाना। तो दैट्स कॉल्ड प्रीडेट बीइंग, मतलब प्रेडेटर होना। तो ये उसकी नेचुरल एफिनिटी हो गई। ठीक है, कौन किस पर्सन को, कौन किस पर्सन को लाइक करता है, डिसलाइक करता है, वो चीज आती है नेचुरल एफिनिटी में। तो हम उसको प्लांट्स और एनिमल से कैसे रिलेट कर सकते हैं? प्लांट या एनिमल कहाँ पे उगता है, उस प्लांट में कौन से फ्रूट्स आते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ कब बेस्ट होती है, कौन से सीजन में वो फ्लरिश करता है,
कब उसमें ऑटम आता है, कब उसमें स्प्रिंग, ये सब चीजें, उसमें उसकी लीव्स का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा कब हो जाता है, ये सब चीजें आती है नेचुरल एफिनिटीज में। ठीक है, सो नेचुरल एफिनिटी का मतलब ये होता है। बात समझ में आई अब? यस सर। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम के बाद लास्ट में हमारा एक तीसरा सिस्टम जो हमने पढ़ा था, फाइलोजेनेटिक। भाई अब ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? हमने सब कुछ इंक्लूड करा, मतलब कि नेचुरल वाला तो हमने इंक्लूड करा ही करा, ये सब तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक इवोल्यूशन वाला पार्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि आपने 10th क्लास में इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आपका डिलीटेड पोर्शन था, राइट? तो इवोल्यूशन में हम कहते हैं ना कि मैन जो था वो पहले मंकी था, मंकी से फिर वो क्या बना, मैन बना। और इस चीज को हम बोलते हैं कि दिस इज इवोल्यूशन, है ना? इस चीज को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो ऐसे ही जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन में हम ये बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पहले कैसे थे, ज्यादा सिंपल थे, और अब कैसे हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा अब पेचीदा हो गए, नहीं, वी आर सेइंग कि वो ज्यादा एडवांस्ड है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है, फाइनली जो आया है वो ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया मैन और मंकी वाला। इवोल्यूशन जो प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअल होता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो, बहुत ही धीरे धीरे काम चलता है इवोल्यूशन में। तो हमने उस इवोल्यूशन को भी इंक्लूड करा, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जैसे कि जीब्रा हो गया, जैसे कि हॉर्स हो गया, डंकी हो गया, काउ, बफेलो, तो सबके सब अगर हम कहें सबके पास कितने लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं भाई, 2 आंखें हैं, ये सब चीजें सबके पास है ना? तो हमने कहा कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, कौन से ग्रेजिंग, मतलब कि जो घास चढ़ते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स जब हमने पता करा तो वो उनका एक एंसेस्टर था, कॉमन एंसेस्टर। अब जिंदा नहीं है वो कॉमन एंसेस्टर, लेकिन पहले एक कॉमन एंसेस्टर था, मतलब कि एक ऐसा झुंड था एनिमल्स का, एक ऐसे बहुत सारे एनिमल्स का एक ग्रुप था। ठीक है, हमने कहा कि एक ग्रुप था, और ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हमने अलग अलग कंडीशंस में जब रखा तो उससे हमें क्या क्या मिला, हमें हॉर्स मिला, हमें जीब्रा मिला, हमें डंकी मिला, हमें काउ, बफेलो, लाइक दिस, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिल गए। ऑब्वियसली जब हॉर्स डेवलप हुआ तो उसके लिए कंडीशंस अलग होंगी, जीब्रा के लिए अलग, डोंकी के लिए अलग, काउ बफेलो के लिए अलग अलग। तो इन सब का ओरिजिनेशन मतलब कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, एक कॉमन ग्रुप से, है ना? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो हमने क्या करा इस बार, क्लासिफिकेशन जो करा एनिमल्स का, सॉरी प्लांट्स का, नॉट एनिमल्स, प्लांट्स का जो हमने इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन किया, उसमें हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी रखे, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, हमने इस चीज को भी ध्यान में रखा है, ऐसे ही नहीं हवा में क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो जो भी सिमिलर यानी कि एक ग्रुप में आते हैं, अब मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे, फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट्स, तो यानी कि जो ब्रायोफाइट की कैटेगरी में आ रहे हैं उनका इवोल्यूशन एक तरीके से एक साथ और एक ही तरीके से हुआ है। जो एंजियोस्पर्म्स में आ रहे हैं उनका इवोल्यूशन एक साथ और एक ही तरीके से हुआ है। ठीक है, उसके बारे में हमने कहा। तो ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, लेकिन हम और भी हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए टर्म्स आती हैं, तो 3 और टर्म्स हैं, वो केवल टर्म्स हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत बस जानना है। ठीक है, डिटेल नहीं है उनकी। तो सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जैसे कि नाम से पता लग रहा है, न्यूमेरिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। तो इसमें क्या होता है कि हम दरअसल नंबर्स और कोड्स का यूज करते हैं, इसका नंबर्स एंड कोड्स का यूज करते हैं।
और ये नंबर्स और कोड्स को हम असाइन कर देते हैं कंप्यूटर में एक वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग यानी कंप्यूटर एक्चुअली में क्लासिफिकेशन करता है। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा रहता है, हम उसको समझने में हमें जितना टाइम लगेगा, कंप्यूटर उससे बहुत कम टाइम लेता है। तो हम कंप्यूटर की हेल्प से नंबर और कोड्स दे करके जब टैक्सोनॉमी करते हैं, दैट्स बेसिकली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, अब दूसरा आता है साइटोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी तो हमें पता है, और साइटो का मतलब क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म में क्या चीज होता है? साइटोप्लाज्म यानी कि हम कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस होगा तो इसका मतलब वी कैन कैलकुलेट क्रोमोसोम नंबर, कौन से प्लांट में कितने क्रोमोसोम नंबर है ना। उसका सेल जो है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल जो है अलग अलग कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है, सो बिहेवियर वो भी काउंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि हम उसके साइटोप्लाज्म से जो कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, उसको हमने कहा कि साइटोटैक्सोनॉमी। तो ये स्पेसिफिक है कोई, हालांकि बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर रही है हमें, बहुत ज्यादा डिटेल हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन हमें साइटोप्लाज्म से रिलेटेड डिटेल्स पता लग रही है ना। तो इसलिए हमने इसको अलग से बोल दिया कि दिस इज साइटोटैक्सोनॉमी। ओके, अब हमें कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है। लास्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये कीमोटैक्सोनॉमी कहाँ होती है? कीमोटैक्सोनॉमी वो होती है जब हमें पता करना हो कि प्लांट या फिर जो प्लांट का सेल है उसके अंदर कौन से केमिकल कंपोनेंट्स है, यानी केमिकल्स कौन कौन से हैं, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी। तो फॉर एग्जांपल, जिस पर्टिकुलर लेट्स से क्लोरोफिल ए वाले जो प्लांट्स हैं उनको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया, क्लोरोफिल डी वाला जो है उसको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया। तो ये सब चीजें, इसका हम जब एल्गी पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि जो एक रेड एल्गी होती है उसमें पिगमेंट अलग टाइप का है, ग्रीन एल्गी जो है उसमें पिगमेंट अलग टाइप का है। तो हमने क्या करा है, केमिकल्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं वाइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैसे करते हैं वो सब चीजें हमारे इतना सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें हमें इतना पढ़ना है कि ये सब होता है। ठीक है, कैसे होता है वो सब तो हम पढ़ेंगे जब हम पीएचडी वगैरह अगर करोगे ना, तो तब पता लग जाएगा वो तो। ठीक है, ओके। अब एक बिल्कुल बेसिक सी बात, हमने कहा कि भाई यहाँ पर वाटर है, और उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर ये हमारा लैंड वाला पार्ट है ना, ये हमारा लैंड हो गया, और ये हमारा वाटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो लैंड है, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें सबसे सिंपलेस्ट प्लांट की, तो दिस इज दी एल्गी। अब एल्गी हमें कहाँ मिलता है? एक्वाटिक मीडियम में मिलता है, यानी कि पानी में मिलता है। सारे के सारे एल्गी जो है वो एक्वाटिक नहीं होते, कुछ लैंड पे भी पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक। ठीक है, एल्गी में इवोल्यूशन हुआ, ये हमने जैसे पहले डिस्कस करा था, किसमें कन्वर्ट होगा ये? ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हुआ। ब्रायोफाइट की खास बात ये होती है, वो लैंड और वाटर का जो एरिया, ये वाला जो एरिया रहता है जिसमें लैंड भी रहता है और वाटर भी रहता है, इस एरिया में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट से थोड़ा इवोल्यूशन और हुआ, और हमें मिले टेरिडोफाइट। ये टेरिडोफाइट्स जो थे, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स मूव करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द लैंड, तो टेरिडोफाइट्स जो थे वो थोड़े से और ज्यादा इवॉल्व हुए, और हमें मिले फर्न्स। ठीक है, जो हम नॉर्मली गमले में लगा लेते हैं ना फर्न, ये वही फर्न्स हैं। ठीक है, ओके। अब टेरिडोफाइट्स के बाद हमें मिले जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो थे वो टॉल ट्रीज तक बना सकते थे। ठीक है, टॉल ट्रीज भी बना सकते हैं, बट जिम्नोस्पर्म थोड़े और ज्यादा दूर लैंड तक जा सकते हैं, मतलब लैंड में और ज्यादा आगे जा सकते हैं। इसमें वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम मिल जाएगा जिम्नोस्पर्म में,
और खास बात, इसमें सीड बनने लगा लेकिन फ्रूट नहीं बना। हमें सीड मिलेगा लेकिन फ्रूट नहीं मिलेगा। ओके, अब लास्ट कैटेगरी आती है एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में हमारे ट्रीज आते हैं, प्रॉपर ट्रीज आते हैं, और यहां पर हमें सीड भी मिलता है और यहां पर हमें फ्रूट भी मिलता है। और स्पेशल बात, एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिसपे हमें फ्लावर मिलता है। यानी कि एंजियोस्पर्म की जो कैटेगरी है, सबसे लास्ट वाली जो हमने कहा, दिस वन, इसमें स्पेशल बात क्या है, हमें सीड भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा और फ्लावर भी मिलेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में हमें फ्रूट नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पाइन के जो ट्रीज होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, पाइन के जो ट्रीज होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो इनके बारे में अब, ये अलग अलग कैटेगरीज है, ये प्लांट्स के नाम नहीं है, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज है। तो यानी कि एल्गी एक ग्रुप हो गया, ब्रायोफाइट एक अलग ग्रुप हो गया, टेरिडोफाइट ये भी एक ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म ये भी एक ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, एल्गी से, और अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब एल्गी ब्रायोफाइट खत्म हो गए, नहीं, वो भी हैं, अभी भी वो भी एग्जिस्ट करते हैं और एंजियोस्पर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले एल्गी, कि भाई एल्गी होता क्या है, सिंपलेस्ट प्लांट है, और एल्गी का स्ट्रक्चर वगैरह किस तरीके से है, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज एल्गी। ठीक है, तो एल्गी का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई एल्गी सिंपल सा प्लांट। सिंपल सा प्लांट मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कोई भी फ्रूट वगैरह का कोई चक्कर नहीं। ठीक है भाई, और ऑब्वियसली ये प्लांट है तो क्या होगा, तो ट्रॉफिक होगा, है ना। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें कि इसकी बॉडी होती कैसे, दिखने में कैसा है, तो हमने कहा कि भाई हाँ, ये थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलॉइड वो होता है which is not differentiated into root, stem and leaves, not differentiated into root, stem और leaves। यानी कि ना तो इसमें रूट होगा, ना इसमें स्टेम है, और ना ही लीफ है। तो एक, तो फिर बॉडी कैसी है इनकी, फ्लैट बॉडी रहती है जनरली। ठीक है, और फ्लैट बॉडी रहती है और क्रीपिंग बॉडी रहती है। क्रीपिंग का मतलब जो जमीन से चिपकी हुई रहे, ऐसी जमीन से, अगर मतलब लैंड पर हैं तो जमीन पे, और अगर प्लांट में, सॉरी वाटर में फ्लोट कर रहे हैं तो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो जो काई जम जाती है पानी में, दैट्स बेसिकली एल्गी। ठीक है, वो एल्गी होता है। तो थैलॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है, कि यानी कि रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। ठीक है, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। अच्छा, थैलॉइड को हम थैलस भी बोल देते हैं। थैलॉइड तो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कि मतलब बॉडी किस टाइप की है। जब हम बॉडी को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये थैलॉइड बॉडी है, मतलब कि बॉडी को थैलॉइड जैसी है, मतलब कि रूट स्टेम एंड लीफ नहीं है। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि भाई ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, थैलस वर्ड यूज करते हैं। तो थैलस या थैलॉइड दोनों का मतलब एक ही होता है, रूट स्टेम और लीफ नहीं है। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा ये ऑटोट्रॉफिक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा इसके पास, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल होगा। ठीक है, क्लोरोफिल होगा, और ये जो है आपके एक्वाटिक रहते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक। अब वो एक्वाटिक हो सकता है फ्रेश वाटर में मिले, हो सकता है वो मैरीन वाटर में मिले, लेकिन एक्वाटिक रहते हैं ज्यादातर। ओके, केवल और केवल एक्वाटिक नहीं होते, जैसा कि मैंने कहा लैंड पर भी मिल जाते हैं। तो आपको ये सॉइल पर भी मिलेंगे, मॉइस्ट स्टोन्स पर भी मिल जाएंगे, जो गीले पत्थर होते हैं, है ना, उस पर भी काई जमी हुई रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा वुड्स, जो लकड़ी होती है उस पर भी काई जम जाती है। तो वो काई क्या होती है, वही एल्गी है। ओके, वही दरअसल क्या होती है, एल्गी होती है। ओके, अब आपने एक और चीज पढ़ी है क्या,
हमने तो भाई ये भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि एल्गी जो है वो लाइकन के साथ भी रहती है ना, फंगल एसोसिएशन जो हमने बोला था लाइकन। अच्छा, और फिर हमने कहा कि स्लॉथ बियर की बॉडी पे भी मिलेगा। इसकी स्लॉथ बियर का हमने एक फोटो भी देखा था, राइट। तो स्लॉथ बियर का जो बॉडी है, तो स्लॉथ बियर के बेसिकली ये फर पे सरवाइव करती है। इससे होता क्या है, जो एल्गी है उसको क्या मिल जाता है, एक हैबिटेट मिल गया, रहने की जगह मिल गई। अच्छा, और जो स्लॉथ बियर है उसको क्या फायदा हो रहा है, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब छुपने की जो कला हो जाती है, मतलब कि अपने सराउंडिंग्स में घुल मिल के रह जाए। आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो एक्चुअली में, जैसे कोई टिड्डा होता है तो वो बिल्कुल प्लांट की लीफ की तरह से लगता है। हम पहचान ही नहीं पाते कि ये दरअसल लीफ नहीं, ये दरअसल क्या है, एक इंसेक्ट है। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से जो बियर होता है, स्लॉथ बियर, ये क्या करता है, अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेता है, अपने सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाता है और इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके लिए फायदेमंद है। ये जितने भी एनिमल्स हो गए, प्रेडेटर्स हो गए, उनसे बच जाता है। ओके। अच्छा, अगर हम इनकी इसकी फॉर्म्स की बात करें, मतलब किस तरीके से इसकी बॉडी ऑर्गेनाइज रहती है, तो भाई हो सकता है कि वो यूनिसेलुलर फॉर्म में हो, मतलब कि सिंगल सेल, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं टी एल सी एच, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास नाम का जो भी हमारा ये एल्गी है, वो दरअसल कैसा होता है, यूनिसेलुलर। और किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का ऐसा ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा और इसके दो फ्लैजिला रहते हैं, ऐसे एंटीने के टाइप से दो फ्लैजिला रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब फ्लैजिला है तो मोटाइल तो ये होगा ही होगा, यानी कि मूव करने वाला होगा, है ना। तो यूनिसेलर फॉर्म्स में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये यूनिसेलर भी हो और हो सकता है कॉलोनियल भी हो। कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि वो कॉलोनीज बना के रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इज वॉल्वो। तो वॉल्वॉक्स क्या करता है, एक वॉल्वॉक्स ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से क्या करते हैं, बहुत सारे एक साथ मिलकर रहते हैं। तो जब कभी भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलोनी की बात करें, जैसे आवास विकास, तो उसमें सारे घर एक एक ही मतलब लाइन में रहते हैं, तो बहुत सारे घर एक ही जगह पे एग्रीगेट इकट्ठे हुए हैं, उसी को हमने बोला है कॉलोनी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर वॉल्वॉक्स का बहुत सारा झुंड लगा हुआ है, उसको हमने बोला कि ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। ठीक है, ये इस तरीके से एक कॉलोनी बनी हुई है, बहुत सारा वॉल्वॉक्स है ये एक साथ, इसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स फॉर्म है। ठीक है, कॉलोनी बना के रहा। अच्छा, यूनिसेलुलर देख लिया, कॉलोनियल देख लिया हमने। अब फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब क्या हो गया, फिलामेंट की फॉर्म में, यानी कि धागा जैसे होता है। लेकिन धागा हमें दूर से देखने पे दिखेगा, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब हमें प्रॉपर सेल्स दिखाई देंगे। तो ये एक सेल हो गया, यहाँ पर ये एक सेल हो गया, यहाँ पर ये एक सेल हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हो गए। तो ये आप देख रहे हो कि एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। तो इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या क्या बोला है, फिलामेंटस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बेटा यूलोथ्रिक्स, ULOTHRIX, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ये नाम याद रखने पड़ेंगे बिल्कुल, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर फिलामेंटस फॉर्म्स होती है, मतलब फिलामेंट धागे की तरह से रहते हैं ये दो पर्टिकुलर एल्गी। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट? हाँ जी बेटा, यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को?
अरे बोलो भाई। किसी को कोई डाउट? अच्छा, सबके सब सो रहे हैं इसका मतलब। ओके, नींद ही आ रही है इसका मतलब, तो सबको नींद आ रही है क्या? हाँ जी बेटा, हुदा, त्रिवेंद्र, रिया, तनिष्क। आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ तो, यस सर। हाँ तो बोलो। समझ में आ गया सब कुछ या नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। आ गया ना समझ में? ओके, चलो ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, ठीक है? और उसमें हम कुछ डायग्राम्स वगैरह देखेंगे, ठीक है? तो उस डायग्राम से क्या होगा, हमें काफी कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी समझने के लिए, ठीक है? बैंक ऑफ बायोलॉजी। जस्ट अ सेकेंड। तो अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, तो ये जो हमारे पास जो डायग्राम्स, जो हमारे पास इमेजेस आएंगी, तो उससे काफी कुछ हमें मदद मिल जाएगी, याद रखने में काफी आसानी होगी, ठीक है? ओके, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओपन हो जाओ भाई। जस्ट अ सेकेंड। एक ओके, यस। तो यहाँ पे जब हम प्लांट किंगडम देख रहे हैं, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब हमें आगे का ये वाला बेटा आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जो कि मैंने बताया था ना, जैसे इन सब का एंसेस्टर एक ही है अल्टीमेटली। तो वो जो एक एंसेस्टर है, उसको हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है कि 12 से 16 मिलियन ईयर्स अगो, पहले इन सब का, यानी कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, मैन, मंकी, इन सब का एंसेस्टर एक ही था यहाँ पर। ओके, इन सब का एंसेस्टर एक सिंगल एंसेस्टर था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया, हम एल्गी पढ़ रहे हैं। तो देखो, एल्गी में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेजेस में हमने देखा एल्गी इस तरीके की होती है, टाई, जो हमें पॉन्ड में मिल जाती है। हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा था, स्लॉथ बियर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, ये एल्गी जो ग्रो कर रही होती है, ठीक है? ओके, इसके बाद फिलामेंटस फॉर्म्स जो है वो इस तरीके की है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्लेमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल है। ये देखो यहाँ पर ये सिंगल सेल। और जो वॉल्वॉक्स है, यहाँ पर आप देख रहे हो वॉल्वॉक्स कैसा है, कॉलोनियल फॉर्म का है। ये पूरी की पूरी कॉलोनी बना है, ये पूरी की पूरी क्या है, कॉलोनी है। तो इसमें जो सिंगल स्मॉल स्मॉल से जो डॉट दिखाई दे रहे हैं इसमें, वो इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स है। और ये जो बड़ा वाला ग्रीन जो दिखाई दे रहा है, ग्रीन बॉल के जैसा, ये एक्चुअली में डॉटर कॉलोनी है, ठीक है? तो ये कॉलोनीज है, मतलब कि एक झुंड है पूरा का पूरा एक साथ, ठीक? और फिलामेंटस फॉर्म भी है, देखो लास्ट में स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स जो है, ये फिलामेंटस फॉर्म्स है। ये रहा स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ये फिलामेंट बना रखा है इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है? ओके, अब बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, देखो रिप्रोडक्शन के से रिलेटेड ना बहुत सारी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए भी ऑर्गेनिज्म के पास चॉइसेस हैं बहुत सारी,
ठीक है। तो उसके पास चॉइसेस क्या क्या होती है, या तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, या फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्रू द स्पोर्स। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है गैमीट्स के थ्रू। तो यहां पर गैमीट्स बनेंगे क्या, बिल्कुल फंजाई में गैमीट्स नहीं बन रहे थे, लेकिन यहां पर प्रॉपर गैमीट्स बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे और कैसे बनेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे, एसेक्सुअल, और फिर देखेंगे सेक्सुअल के बारे में। ठीक है, ओके। तो अब पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यहां पर, वो सिंपली कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से, सॉरी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर हमारे पास फिलामेंटस जो होते हैं ना, उसमें ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन होता है। ये हमारे पास फिलामेंटस एल्गी है, और इसके जो हुए टुकड़े हो गए, यानी कि इंडिविजुअल जो ये सेल्स थे ये अलग अलग हो गए, और इन्होंने क्या बना दिया, फिर अलग से नया सा फिलामेंट और बना दिया। जब नया सा फिलामेंट और बन गया, ये आगे जाकर के ग्रो कर जाएगा, पूरा का पूरा लंबा फिलामेंट बनाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर ये इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है। और ये वाला वेजिटेटिव जब ये पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा, ऑब्वियसली हम इसको क्या बोलेंगे, थैलस बोलेंगे। थैलस क्यों बोला, अगेन रूट, स्टेम और लीफ नहीं है क्योंकि, और अगर होता तो हम इसको एडवांस प्लांट में रखते, लेकिन क्योंकि नहीं है तो दैट्स वाई थैलस। ठीक है, ओके, बस इतनी सी ही बात है इस पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा इतना ही था। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, स्पोर्स। अब यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं ना, वो भी स्पेशल है। कैसे, जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, हमें पता है जू स्पोर्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं। तो जू स्पोर्स जो कि मोटाइल हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, दीज जर्मिनेट, ये एक जगह पे जाके गिर जाएंगे और ये जर्मिनेट करेंगे, एंड फाइनली दे विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जर्मिनेशन के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म सिंपली बन जाए। ठीक है, अच्छा। अब हम कह रहे हैं कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, स्पोर्स बने, ठीक है, जू स्पोर बन गया, वो जर्मिनेट करा और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, तो ये किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ये बिल्कुल सिंपली ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी कि एल्गी का थैलस बनाएगा डायरेक्टली। ठीक है, कोई इसमें अलग पार्ट वार्ट कुछ नहीं होगा, सिंपली थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज रिप्रोडक्शन ऑफ द एसेक्सुअल टाइप। तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, जू स्पोर्स। जहां कहीं भी जू स्पोर्स दिख जाए, इसका मतलब वो कैसे स्पोर्स है, मोटाइल स्पोर्स। हमेशा ध्यान रखो, जू स्पोर्स का मतलब मोटाइल स्पोर्स, हर जगह वैलिड हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ऑब्वियसली उसमें कितने गैमीट्स होंगे, दो टाइप के गैमीट्स होंगे। एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, है ना, यही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें कैसे पता कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ना। तो जनरली क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि मेल का थैलस अलग और फीमेल का थैलस अलग होता है। तो यानी कि अगर ये मेल है, तो इसको हम बोल सकते हैं मेल थैलस, है ना, क्योंकि थैलस हम बोल रहे हैं उस बॉडी को जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, लेकिन वो मेल है, हमें इतना पता लग गया। ठीक है, चलो। और हमने कहा कि भाई ये फीमेल है, तो इसको बोल दिया फीमेल थैलस। ठीक है, अब ये मेल थैलस ने प्रोड्यूस करा एक मेल गैमीट, जिसको हम एंथीरोजॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो मेल गैमीट होता है उसको हम एंथीरोजॉइड बोलते हैं लोअर प्लांट्स में।
कॉलन नहीं बोलते, एंथेरोजोइड्स। ठीक। अब जो फीमेल होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस एग ही करता है, यानी कि फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। और मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि ज्यादातर ये कैसे हैं, एक्वाटिक है एल्गी, राइट, तो ये गैमीट्स को कहाँ रिलीज करेंगे, वाटर में रिलीज कर देते हैं। तो वाटर में रिलीज करा, वाटर में, इसने भी रिलीज करा वाटर में, तो यानी कि दोनों का फ्यूजन कहाँ होगा, वाटर में, यानी कि फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वाटर में, तो जाइगोट भी कहाँ बनेगा, वाटर में। तो यानी कि जो जाइगोट बन के फिर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसे कहाँ बनेगा, अगेन वो भी कहाँ बनेगा, वाटर में। ठीक है, तो दैट्स वाई ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी कहाँ होता है, वाटर में होता है। ठीक है, ओके। अब हमने कहा कि भाई मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे बेटा हमने क्या करा, 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आइसोगैमस, है ना, और फिर हमने कहा एन आइसोगैमस, और लास्ट में हमने कहा कि भाई oogamous। अब ये क्या होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, इसको हम देखते हैं। देखो, हाँ भाई, सॉरी एक सेकेंड, ये देखो, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो आइसोगैमस में आप देख रहे हो दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमिलर। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और गैमी का मतलब गैमीट्स की बात कर रहे हैं, जो फ्यूज करने वाले जो गैमीट्स हैं बेसिकली वो कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, उनका साइज, उनकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी सब कुछ सेम है। दैट्स व्हाई हम यूज कर रहे हैं आइसो टर्म। और आइसो के आगे हमने एन लगा दिया, मतलब कि अपोजिट, यानी कि डिसिमिलर जो होते हैं, जो एक जैसे नहीं दिखते, तो यानी कि एक छोटा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा, तो साइज में डिफरेंस है, तो उसको बोलेंगे एन आइसोगैमेट। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये जो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि बेटा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई फ्लैजिलेटेड हो सकता है, कोई नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और खास करके नीट में यही पूछा जाता है कि आइसोगैमस तो आप बताओगे, ठीक है, आइसोगैमस बताओ, लेकिन आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड बताओ और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। काफी बार 2014 तक ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2014 तक, इसके बाद बीच में हम 2019 में आए थे कि फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स बनते हैं, सॉरी फ्लैजिलेटेड गैमेट्स जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, यानी कि आइसोगैमस, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस किस में होता है, तो उसका एग्जांपल यूलोथ्रिक्स हो गया, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगाइरा। तो स्पेसिफिकली याद रखना है कौन सा फ्लैजिलेटेड है, कौन सा फ्लैजिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगेन याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे, तो याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और वो है कि आप क्या करो, एक ऐसे फ्लो चार्ट बना लो कि आइसोगैमस में कितने हैं, जैसे आइसोगैमस हो गया, आइसोगैमस में 2 टाइप हैं, फ्लैजिलेटेड और दूसरा टाइप हो गया नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल लिख दो कि फ्लैजिलेटेड में कौन सा था, यूलोथ्रिक्स, और यहाँ पर कौन सा था, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। अब इस फ्लो चार्ट को जितनी बार भी आप स्टडी करोगे उतना ज्यादा बेटर है, तो मैक्सिमम टाइम इसका रिवीजन करो, तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर। ओके, अब बात करते हैं एन आइसोगैमस और oogamous के बारे में। तो बेटा एन आइसोगैमस और oogamous टाइप जो होता है,
एनाइसोगैमी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया यूडोर्नियम, ठीक है, इसमें तो सिमिलर हो गए। लेकिन ऊगैमी जो होता है ये जनरली क्या होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं ऊगैमी एक एडवांस्ड है, बिल्कुल। ये ऊगैमस टाइप का जो होता है ना ये ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल का जो गैमीट है वो तो लार्ज रहता है, आपको साइज में भी दिखाई देता है, ये लार्ज है। और ये साथ साथ कैसा है, नॉन मोटाइल है, यानी कि मूव नहीं कर सकता। और जो मेल का जो गैमीट है वो कैसा है, स्मॉल है, प्लस वो कैसा है, मोटाइल है। आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लैजिला है ना, तो ये मोटाइल है, मूव कर सकता है। आपको सिमिलर चीज दिखाई देती है ह्यूमंस में भी। ह्यूमंस का जो एग होता है, ह्यूमन फीमेल का एग, वो भी साइज में लार्ज रहता है और नॉन मोटाइल। तो हम जब भी कभी डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कि ये हो गया ओवम और ये छोटा सा स्पर्म, इस तरीके से। तो स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल, यानी कि मेल का जो गैमीट है वो क्या है, मोटाइल है, स्मॉल प्लस मोटाइल। तो इस तरह की कंडीशन हमें जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स हो गए ओगैमस के वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल होता है, और फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे की। और इसके आगे अब हमें देखो बेनिफिट्स ऑफ एल्गी यहां पर दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में हम इसको बेनिफिट ना बोल करके इसको बोलते हैं कि यहां पर हम इंपॉर्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंस से आएगा या फिर आएगा उसमें टर्म सिग्निफिकेंस। तो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के नाम से पूछा जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है एल्गी की, क्या जरूरत है एल्गी की, बेसिकली कहाँ कहाँ हमें हेल्प मिलती है ना, उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहली हेल्प कहाँ मिल रही है, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर रहे हैं, दे फिक्स द हाफ ऑफ द CO2 ऑफ द ऑक्सीजन एंड इंक्रीज द, इस सब का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि जो अर्थ पे टोटल CO2 जितनी भी निकलती है ना, जितनी भी CO2 है अर्थ पे, उसमें से उसको फिक्स करा जाता है, मतलब CO2 प्लस वाटर, इसको कन्वर्ट करा जाता है ग्लूकोज में, है ना। और ग्लूकोज निकलता है, साथ में ऑक्सीजन निकलती है, यही तो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो जो CO2 को जो यूज करा जा रहा है वो आधे से ज्यादा कौन यूज कर रहा है, एल्गी यूज कर रही है। बट लैंड पे तो प्लांट ज्यादा होते हैं, बिल्कुल लैंड पे प्लांट होते हैं, लेकिन प्लांट्स का इतना नंबर नहीं है, इतने ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स नहीं है। एल्गी का नंबर बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अर्थ की, पूरे अर्थ की हाफ ऑफ दिस CO2 कौन फिक्स कर रहा है, एल्गी फिक्स कर रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और साथ ही वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाफ ऑफ द CO2, टोटल CO2 ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड बाय द एल्गी। और जब हम एक्वाटिक मीडियम की बात करते हैं, मतलब पानी की बात करते हैं, तो पानी में भी तो फूड साइकिल चलती है, फूड चेन, फूड साइकिल आपने पढ़ी है ना, फूड वेब। तो फूड चेन जो होती है लैंड पर भी चलती है, जैसे कि आपने पढ़ा है ग्रास, आपने पढ़ा है फिर डियर, और फिर आ जाता है लायन, है ना, ये सिंपलेस्ट एक फूड चेन हो गई। तो इसी तरीके से होता है एल्गी। एल्गी के बाद आता है आपका फॉर एग्जांपल कोई भी फाइटो जू प्लैंक्टन आ गया, जू प्लैंक्टन, इसको कोई भी फिश खा जाएगी, इस छोटी सी फिश को कोई लार्ज फिश खा जाएगी, उस लार्ज फिश को और लार्ज फिश, ऐसे करते करते अल्टीमेटली कौन आ जाएगा, शार्क एंड वेल, क्योंकि वो सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरीके से ये सब ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एल्गी, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स की तरह से एक्ट करते हैं एक्वाटिक मीडियम में, कौन, एल्गी। एल्गीज आर जस्ट बिहेविंग एज अ प्लांट्स इन द एक्वाटिक मीडियम, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं कुछ यहां पर अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स दिए हुए।
तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं इस बार मनी मैटर्स, ऐसा, ठीक है। तो कैसे हम एलगी से पैसा बना सकते हैं? तो एलगी से पैसा बनाने के लिए सबसे पहले एलगी का यूज पता होना चाहिए, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। तो एलगी को जो हम यूज कर सकते हैं वो एज अ फूड, खाने की तरह से यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, देयर आर वेरियस 70 स्पीशीज, एल्गी की 70 स्पीशीज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं एज फूड। और इसको हम सी फूड या सी सैलड भी बोलते हैं, मतलब कि समुद्र से एक्सट्रैक्ट करी हुई सैलड, पेड़ पौधे टाइप, ठीक है। इसमें हमारा आता है पोरफायरा, जो कि ये वाला है, ठीक है। फिर आता है लैमिनेरिया, ये रहा लैमिनेरिया। देन सैरागासम, दिस इज योर सैरागासम, ठीक है। तो पोरफायरा, लैमिनेरिया, सैरागासम, ये फूड की तरह से हम यूज कर सकते हैं, काफी सारी कंट्रीज में यूज करा जाता है, ओके। अब लास्ट में आता है एक इंपॉर्टेंट मीडियम, ये अगर क्या होता है? एक हम हिंदी में यूज करते हैं अगर मगर, ये वो वाला अगर नहीं है, ओके। ये अगर क्या होता है? दिस इज अ केमिकल बेसिकली, ठीक है। तो ये केमिकल किससे निकलता है? जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी से, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये जो केमिकल है, अगर दिस वन केमिकल, ये क्या करता है? ये दरअसल बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हम यूज कर सकते हैं टू ग्रो द माइक्रोब्स इन द लैब। मतलब कि माइक्रो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे से, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई दे सकते, जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए जो फूड चाहिए, जो मीडियम चाहिए होता है, दैट इज बेसिकली अगर। तो हम अगर का यूज करते हैं अपने लैब्स में, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स में, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको ग्रो कर सकें, ठीक है। और क्योंकि ये न्यूट्रिशियस रहता है, तो हम इसको आइसक्रीम्स में और जेलीज बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस, ताकि हम इससे पैसा जनरेट करते हैं, ओके। तो अभी तक तो हम यही पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब कल हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ही कुछ पॉइंट्स है नेक्स्ट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। आज हमने इतना ही पढ़ा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम?